अब आज हम यहाँ न्याय दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे। जिसे हम जानते हैं कि न्याय दर्शन के जो प्रणेता थे वो महर्षि गौतम मुनि थे। इन्हें गौतम तथा अचपात के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इसी कारण से न्याय दर्शन को अचपात दर्शन भी कहा जाता है। न्याय को तर्कशास्त्र, प्रमाण शास्त्र, वाद विद्या भी कहा जाता है। इस दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र पर अत्यधिक जोर दिया गया अन्य दर्शनों के हिसाब से, अर्थात अन्य दर्शनों में जितना जोर नहीं दिया गया जैसे इस न्याय दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रमाण शास्त्र के बारे में जोर दिया गया था, जिसके फलस्वरूप ये भारतीय तर्कशास्त्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो इस तरह से हम पिछले वीडियो में प्रमाण में प्रत्यक्ष की चर्चा की थी। आज हम न्याय दर्शन के अंतर्गत दूसरा जो भाग है या दूसरा प्रमाण है अनुमान प्रमाण, तो इसकी आज हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो न्याय दर्शन में अनुमान को दूसरा प्रमाण माना गया है। अनुमान शब्द का विश्लेषण करने पर इस शब्द का दो शब्दों के योगफल हम पाते हैं। तो शब्द कौन कौन है? तो अनु धन मान बराबर अनुमान, अर्थात अनु का अर्थ है पश्चात और मान का अर्थ है ज्ञान होता है। तो अनुमान का अर्थ हुआ वह ज्ञान जो एक ज्ञान के बाद आए। वह ज्ञान प्रत्यक्ष ही ज्ञान है जिसके आधार पर अनुमान की प्राप्ति होती है। पहाड़ पर धुएं को देखकर वहां आग होने का अनुमान किया जाता है। तो इसलिए गौतम मुनि के अनुसार तत्पूर्वकम प्रत्यक्ष मूलक कहा गया है, अर्थात अनुमान वह ज्ञान है जिसमें प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जाया जाता है। तो पश्चात तर्कशास्त्र में प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर जन आगमन कहा जाता है। यद्यपि प्रत्यक्ष और अनुमान दोनों को प्रमाण माना गया है, फिर भी दोनों में अत्यधिक अंतर है। प्रत्यक्ष ज्ञान स्वतंत्र और निरपेक्ष रूप से ज्ञान का साधन है, वह स्वयं मूलक कहा जाता है, परंतु अनुमान अपनी उत्पत्ति के लिए प्रत्यक्ष पर ही आश्रित है, इसलिए अनुमान को प्रत्यक्ष मूलक ज्ञान कहा गया है। प्रत्यक्ष ज्ञान वर्तमान तक ही सीमित है। इसका कारण यह है कि प्रत्यक्ष का ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से होता है। जो वस्तु इंद्रियों की पहुंच के बाहर है उसका ज्ञान प्रत्यक्ष से नहीं हो सकता, परंतु इसके विपरीत अनुमान से भूत और भविष्य का भी ज्ञान होता है। अतः अनुमान का क्षेत्र प्रत्यक्ष के क्षेत्र से बृहत्तर है। प्रत्यक्ष ज्ञान संदेह रहित एवं निश्चित होता है, परंतु अनुमानजन्य ज्ञान संशयपूर्ण एवं अनिश्चित होता है। इसका फल ये होता है कि हमारे अधिकांश अनुमान गलत निकलते हैं तथा एक ही आधार से किए गए अनुमानों के निष्कर्ष भिन्न भिन्न होते हैं। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है। प्रत्यक्ष में विषयों का साक्षात्कार होता है, इसी कारण प्रत्यक्ष को अप्रोक्ष ज्ञान कहा जाता है। परंतु अनुमान में विषयों का साक्षात्कार नहीं होता है, जिसके फलस्वरूप अनुमानजन्य ज्ञान को परोक्ष ज्ञान कहा जाता है। प्रत्यक्ष की उत्पत्ति इंद्रियों द्वारा होती है। इसका फल ये होता है कि योगज के अतिरिक्त सभी प्रकार के प्रत्यक्ष का स्वरूप प्राय एक ही रहता है। सभी प्रत्यक्ष में वस्तु की उपस्थिति समान भाव से होती है, परंतु अनुमान के रूप व्याप्ति की विविधता के कारण भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। अनुमान की आवश्यकता वहीं पड़ती है जहाँ विषय ज्ञान संदेशजनक हो। पूर्ण ज्ञान के अभाव में अथवा निश्चित ज्ञान की उपस्थिति में अनुमान करने का प्रश्न ही निरर्थक हो जाता है, परंतु प्रत्यक्ष के साथ ये बातें लागू नहीं होती। प्रत्यक्ष को न्याय शास्त्र में एक मौलिक प्रमाण माना गया है। सभी प्रमाणों में से इसका स्थान प्रथम आता है, किंतु अनुमान प्रत्यक्ष के बाद स्थान ग्रहण करता है। इससे प्रमाणित होता है कि प्रत्यक्ष प्रथम कोटि का प्रमाण है, जबकि अनुमान द्वितीय कोटि का प्रमाण है। प्रत्यक्ष और अनुमान के मुख्य अंतर को जान लेने के बाद
अब हम अनुमान के स्वरूप और इसके अवयव पर विचार करेंगे। अनुमान जैसा ऊपर कहा गया है कि उस ज्ञान को कहते हैं जो पूर्व ज्ञान पर आधारित हो। अर्थात अनुमान को एक उदाहरण द्वारा हम समझ सकते हैं, जैसे पहाड़ पर आग है क्योंकि वहाँ धुआं है, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो ये अनुमान धुआं और आग के व्याप्ति संबंध पर आधारित है। दो वस्तुओं के बीच आवश्यक और समान संबंध को व्याप्ति कहा जाता है। जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, यहाँ व्याप्ति वाक्य है। अर्थात उपरोक्त तर्क में धुएं को पाकर आग का अनुमान इसी व्याप्ति वाक्य के फलस्वरूप होता है। तो अनुमान में कम से कम 3 वाक्य होते हैं। अनुमान के 3 अवयव हैं, पहला पक्ष, दूसरा साध और तीसरा हेतु। तो पक्ष अनुमान क्या है? तो पक्ष अनुमान का यह अवयव है जिसके संबंध में अनुमान किया जाता है। जैसे एक उदाहरण से समझें कि पहाड़ एक पक्ष है क्योंकि पहाड़ के संबंध में अनुमान हुआ है। पक्ष के संबंध में जो कुछ सिद्ध किया जाता है वो साध कहा जाता है। आग साध है क्योंकि पहाड़ पर आग होना का सिद्ध हो रहा है, तो जिसके द्वारा पक्ष में साध का होना बदलाया जाता है उसे हेतु कहलाता है। उपरोक्त अनुमान में धुआं हेतु है क्योंकि धुआं को देख करके ही पहाड़ पर आग होने का अनुमान किया गया है। इसलिए उपरोक्त अनुमान के 3 वाक्य पश्चात तर्कशास्त्र के निष्कर्ष लघु वाक्य और बृहद वाक्य के अनुरूप ही हैं। यद्यपि पश्चात दर्शक में इनका क्रम दूसरा है। पक्ष, साध और हेतु पश्चात तर्कशास्त्र के क्रमशः लघुपद, बृहद पद और मध्यवर्ती पद के समान माना गया है। अब हम अनुमान के पंचावयव की चर्चा करेंगे। अर्थात हमने भी देखा कि अनुमान में 3 वाक्य होते हैं। अनुमान में 3 वाक्यों का प्रयोग तभी होता है जब मनुष्य अपने लिए अनुमान यानी स्वार्थानुमान करता है। कभी कभी हमें दूसरों के सामने किसी तथ्य को प्रमाणित करने के लिए भी अनुमान का सहारा लेना पड़ता है। वैसी परिस्थितियों में हमारे अनुमान का स्वरूप स्वार्थानुमान से परमार्थानुमान में परिवर्तित हो जाता है। अर्थात परमार्थानुमान का 5 क्रमबद्ध वाक्यों में प्रकाशित किया जाता है। इन वाक्यों को अवयव कहा जाता है। चूँकि परमार्थानुमान के 5 अवयव होते हैं, इसलिए इसे पंचावयव अनुमान भी कहा जाता है। अब हम एक एक कर अनुमान के पंचावयव की व्याख्या यहाँ करते हैं। तो पहला है प्रतिज्ञा अवयव। तो अनुमान द्वारा जिस वाक्य को हम सिद्ध करना चाहते हैं उसे प्रतिज्ञा कहते हैं। मान लीजिए कि हम पहाड़ पर आग को सिद्ध करना चाहते हैं, तो ऐसा करने के पूर्व हम पहले ही दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से इसे प्रकाशित करते हैं। जिसे सिद्ध करना है, किसका निर्देश करना ही प्रतिज्ञा है। अर्थात पहाड़ पर आग है, ये प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में ही रहता है। जब सिद्ध हो जाता है तब अंतिम वाक्य में निष्कर्ष के रूप में प्रतिष्ठित हो जाता है। और दूसरा अवयव है हेतु। हेतु का स्थानीय भारतीय न्यायवाक्य में दूसरा है। अपनी प्रतिज्ञा को सिद्ध करने के लिए जो युक्ति दी जाती है उसे हेतु कहा जाता है। उदाहरण के लिए, जैसे पर्वत पर आग को प्रमाणित करने के लिए हम धुआं का सहारा लेते हैं और कहते हैं क्योंकि पर्वत पर धुआं है तो इसे ही हेतु कहते हैं। हेतु के द्वारा हम अपने पक्ष में सत्य का अस्तित्व साबित कर सकते हैं। तीसरा वह है उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य। जिस युक्ति के आधार पर साध्य को प्रमाणित किया जाता है उसकी पुष्टि के लिए दृष्टांत उपस्थित करना आवश्यक है। यदि हम धुआं के आधार पर आग को प्रमाणित करना चाहते हैं तो इसके लिए कोई दृष्टांत देना ही उदाहरण है। जैसे रसोई घर में धुआं के साथ आग भी रहती है, परंतु दृष्टांत देना ही पर्याप्त नहीं है। दृष्टांत के अतिरिक्त व्याप्त
का रहना भी आवश्यक है। हेतु और साध्य के अनिवार्य संबंध को व्याप्ति कहते हैं। यह कभी न टूटने वाला संबंध है। इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं, अर्थात जो व्यक्ति संबंध का सूचक हो, जो व्याप्ति संबंध का सूचक हो, जैसे धुआं और आग के आवश्यक संबंध के साथ रसोई घर का दृष्टांत देकर ऐसा कहा जा सकता है कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। तो जैसे रसोई घर में, इसे ही उदाहरण सहित व्याख्या वाक्य कहते हैं। न्याय में इसका स्थान तीसरा दिया गया है। ये पश्चात न्याय के बृहद वाक्य से मेल खाता है। अब हम चौथे अव्यय की बात करते हैं, उपनय, अर्थात पंचावयव में इस वाक्य को चौथा स्थान दिया गया है। उदाहरण के साथ हेतु और साध्य का व्यापक संबंध दिखलाने के पश्चात अपने पक्ष में उसे दिखलाना ही उपनय कहा जाता है। जैसे धुआं और आग का जो व्याप्ति संबंध है, उसी का विशेष प्रयोग पहाड़ के संबंध में किया जाता है। यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पहाड़ पर धुआं है, हमें आग के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। इसके लिए कोई स्थान चाहिए, क्योंकि शून्य में आग का होना नहीं दिखाया जा सकता, या शून्य में आग नहीं हो सकती। तो इसलिए उपनय ही वह वाक्य है जो इस इच्छा की पूर्ति करता है, अर्थात यह वाक्य पश्चात न्याय वाक्य के लघु वाक्य के सदृश है। अब हम पांचवें अव्यय की बात करते हैं, निगमन। पर्वत पर आग है, इसे ही हम आरंभ में सिद्ध करने चले थे। जब तक इसे सिद्ध नहीं किया जाता तब तक ये प्रतिज्ञा कहलाता है, और जब ये सिद्ध हो जाता है तो इसे निगमन कहा जाता है। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, व्याप्ति वाक्य, उपनय की सहायता से जब ये सिद्ध हो जाता है तो इसका रूप निगमन हो जाता है। निगमन प्रतिज्ञा की पुनरावृत्ति नहीं है। निगमन की अवस्था को प्राप्त कर लेने से सभी प्रकार की शंका का समाधान होता है और हमें विश्वास और संतोष का अनुभव होता है। निगमन अंतिम और पांचवा वाक्य है। ये पश्चात न्याय वाक्य के निष्कर्ष से मिलता जुलता है। इसलिए इस तरह अब पंचावयव अनुमान के विभिन्न वाक्यों को एक उदाहरण द्वारा हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे पर्वत पर आग है, ये प्रतिज्ञा अव्यय हो गया था। दूसरा है क्योंकि इसमें धुआं है, ये हेतु अव्यय हो गया था। और तीसरा, जहाँ जहाँ धुआं होता है वहाँ वहाँ आग होती है, जैसे रसोई घर। उदाहरण सहित व्याख्या व्याप्ति वाक्य है। चौथा था पहाड़ पर धुआं है, जिसे उपनय कहा जाता है, इसलिए पहाड़ पर आग है वो निगमन कहा जाता है। तो पश्चात न्यायवाक्य और पंचावयव अनुमान में निम्नलिखित अंतर कुछ पाए जाते हैं, जिसकी हम यहाँ चर्चा थोड़ा कर लेते हैं। जैसे पश्चात न्यायवाक्य में तीन ही वाक्य होते हैं। वो तीन वाक्य कौन कौन है? बृहद वाक्य, लघु वाक्य और निष्कर्ष। परंतु पंचावयव अनुमान में 5 वाक्य होते हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण सहित व्याप्ति वाक्य, उपनय और निगमन। लेकिन पंचावयव अनुमान के 5 वाक्य हैं। पंचावयव अनुमान में जो वाक्य व्याप्ति वाक्य है वो पश्चात न्याय वाक्य के बृहद वाक्य से मिलता जुलता है। पश्चात न्याय वाक्य में उदाहरण के लिए कोई स्थान नहीं है, परंतु पंचावयव अनुमान में निगमन को सबल बनाने के लिए उदाहरण का प्रयोग किया जाता है। अर्थात पश्चात न्याय वाक्य में निष्कर्ष का तीसरा स्थान रहता है, परंतु पंचावयव अनुमान में निष्कर्ष तीसरे वाक्य के रूप में नहीं रहता। ये प्रतिज्ञा के रूप में प्रथम वाक्य में ही रहता है और निगमन के रूप में 5वें वाक्य के स्थान पर रहता है। तो न्यायिकों का कहना है या उनका मानना है कि पंचावयव अनुमान में 5 वाक्यों के रहने से निष्कर्ष अधिक मजबूत हो जाता है, परंतु पश्चात न्याय में 3 ही वाक्य रहने से निष्कर्ष भारतीय न्याय की तरह मजबूत नहीं होता है। बात करते हैं अनुमान का आधार क्या है। तो अनुमान का उद्देश्य पक्ष और साध्य के बीच संबंध स्थापित करना है। इसके लिए 2 बातें आवश्यक हैं: पक्ष और हेतु। दूसरा है साध्य और हेतु का व्याप्ति संबंध।
पर्वत पर आग है, इसे प्रमाणित करने के लिए ये जानना आवश्यक है कि पर्वत में धुआं है, तथा ये जानना आवश्यक है कि धुआं में आग में व्याप्त संबंध पाया जाता है। हेतु और साध के व्यापक संबंध को ही व्याप्ति कहते हैं। व्याप्ति का शाब्दिक अर्थ है विशेष प्रकार से संबंध, धन आपति बराबर व्याप्ति। तो व्याप्ति को विशेष प्रकार का संबंध कहा गया है क्योंकि यह कभी नहीं टूटता। व्यक्ति को इस प्रकार अनिवार्य संबंध कहा जाता है। व्याप्ति से दो वस्तुओं के आपसी संबंध का बोध होता है। इसमें एक को व्यापक तथा दूसरे को व्यापक कहते हैं। जिसकी व्याप्ति रहती है उसे व्यापक कहते हैं और जिसमें व्याप्त रहती है उसे व्याप्त कहते हैं। उदाहरण के लिए आग धुआं में अनिवार्य संबंध है, तो यहाँ आग व्यापक कहा जाएगा क्योंकि वह सदा धुओं के साथ रहता है, और धुआं व्याप्त कहा जाएगा क्योंकि धुआं ही वह वस्तु है जिसके साथ आग रहती है। तो अब प्रश्न ये उठता है कि इन दोनों में अर्थात व्याप और व्यापक में कौन किसका सूचक है? दूसरे शब्दों में क्या धुआं से आग का बोध होता है या आग से धुआं का बोध हो रहा है? जांच करने पर हम पाते हैं कि आग से धुआं का ज्ञान पाना आवश्यक नहीं है। बहुत स्थानों में धुआं के बिना भी आग का होना पाया जाता है, परंतु धुआं से हमें आग का बोध होता है। ऐसा कोई भी स्थान नहीं है जहां धुआं हो और आग न हो। अतः हम ऐसा कह सकते हैं कि जहां जहां धुआं है वहां वहां आग है। व्यापक को साध तथा व्याप के हेतु कहा जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हेतु और साध्य के बीच संबंध होता है उसे व्याप्ति कहते हैं। अनुमान का आधार व्याप्ति है। व्याप्ति को यदि अनुमान का रीढ़ कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होती। जहाँ तक व्यापक और व्याप के क्षेत्र का संबंध है वो एक दूसरे के बराबर हो सकता है और ना बराबर भी, अर्थात बराबर भी नहीं हो सकता। जब व्यापक और व्याप का विस्तार बराबर हो तो इन दोनों के संबंध को समव्याप्ति कहते हैं, जैसे प्रमेय अर्थात जिसे जाना जा सके, और अभिधेय अर्थात जिसे नाम दिया जा सके, अर्थात ये दोनों बराबर विस्तार वाले पद हैं। इसे समव्याप्ति का उदाहरण समझा जा सकता है। क्योंकि समव्याप्ति वाले पदों की व्यापकता बराबर होती है, इसलिए एक से दूसरे का और दूसरे से पहले का अनुमान संभव है। जैसे जो प्रमेय है वही अभिधेय है और जो अभिधेय है वो प्रमेय है। इसके विपरीत धुआं और आग का क्षेत्र बराबर नहीं है कि जहाँ धुआं रहता है वहाँ आग पाई जाती है, परंतु सभी अग्नियुक्त पदार्थ धुआं से युक्त नहीं होते। जैसे गर्म लोहा, आग तो है लेकिन उसमें धुआं नहीं निकलता। तो इससे प्रमाणित होता है कि आग का छेद धुआं के छेद से बड़ा है। इसे विषम व्याप्ति या असम व्याप्ति का उदाहरण समझ जा सकता है। यहाँ धुएं से आग का अनुमान किया जा रहा है, परंतु इसका विपरीत संभव नहीं है, अर्थात आग से धुआं का अनुमान नहीं किया जा सकता, ऐसा नहीं होता। उपरोक्त विवेचना से यह हम प्रमाणित करते हैं कि दो पदों के बीच जब विषम संबंध रहता है तो एक से दूसरे का अनुमान किया जा सकता है, परंतु इसका विपरीत संभव नहीं है। व्याप्ति के संबंध में जो विवरण किया गया है उससे प्रमाणित होता है कि व्याप्ति दो प्रकार की होती हैं, समव्याप्ति और असम या विषम व्याप्ति। दोनों प्रकार की व्याप्ति के बीच अंतर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर सतीश चंद्र चटर्जी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक न्याय थ्योरी ऑफ नॉलेज में कहा है, जो ज्ञातत्व है क्या कि धुआं और आग मनुष्य और मरणशील जैसे न्यूनाधिक विस्तार वाले पदों के बीच व्याप्ति को असम या विषम व्याप्ति की संज्ञा दी जाती है। इससे भिन्न समान विस्तार वाले पदों के बीच व्याप्ति को समव्याप्ति कहा जाता है। अब न्याय के अनुसार व्याप्ति की कुछ विधियां हैं, उनकी भी चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि बिना विधिया के पूरा न्याय का जो अनुमान प्रमाण है वो सिद्ध नहीं होगा।
तो विधियां कौन कौन सी हैं? तो न्याय के मत अनुसार व्याप्ति की स्थापना 6 विधियों द्वारा की जाती है, जो हम एक एक करके यहाँ चर्चा करेंगे। पहला है अन्वय। पहला है अन्वय। एक वस्तु के भाव से दूसरी वस्तु का भाव होना अन्वय कहलाता है। जैसे जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। ये पश्चात तार्किक मिल के मेथड ऑफ एग्रीमेंट से मिलता जुलता है। दूसरा है व्यतिरेक। ये एक वस्तु के अभाव से दूसरी वस्तु का अभाव हो जाना व्यतिरेक कहा जाता है। जैसे जहाँ जहाँ आग नहीं है वहाँ वहाँ धुआं भी नहीं है, सीधी सी बात है। तो एक के नहीं रहने पर दूसरे का भी नहीं रहना व्यतिरेक कहलाता है। ये पश्चात तर्कशास्त्री मिल के मेथड ऑफ डिफरेंस के सदृश है। अन्वय और व्यतिरेक विधियों को एक साथ मिला देने पर उनका सम्मिलित रूप पश्चात तर्कशास्त्री मिल के जॉइंट मेथड ऑफ एग्रीमेंट एंड डिफरेंस के समान हो जाता है। अगला विधि है व्यभिचाराग्रह, अर्थात दो वस्तुओं के बीच व्यभिचार का अभाव व्यभिचाराग्रह कहा जाता है। व्याप्ति संबंध की निश्चितता व्यभिचार के अभाव पर ही निर्भर करती है। धुआं के साथ हम निरंतर आग का अनुभव करते हैं। आज तक कोई ऐसा स्थान हमें देखने को नहीं मिला कि जहां धुआं हो परंतु आग ना हो। ऐसा हो सकता है कि जहां धुआं हो वहां आग ना हो? तो अतः इस अव्याघात अनुभव के बल पर ही हम कहते हैं कि जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है। और अगला विधि है उपाधि निराश। तो व्याप्ति संबंध के लिए न्यायिकों के अनुसार अनौपाधिक संबंध का होना अति आवश्यक है। दो घटनाओं का संबंध यदि किसी उपाधि पर निर्भर करे तो उनके बीच के संबंध को व्याप्ति संबंध नहीं कहा जा सकता। यदि कोई आग को देखकर धुआं का अनुमान करे तथा दोनों के बीच व्याप्त संबंध स्थापित करे तो उसमें दोष हो जाएगा। आग धुआं को तभी पैदा करती है जब वो जलावान भीगी हो। अर्थात हम ये नहीं कह सकते कि जहाँ जहाँ आग है वहाँ वहाँ धुआं है। इसके विपरीत धुआं को देखकर कोई आग का अनुमान करे तथा धुआं और आग में व्याप्त संबंध स्थापित करे तो न्याय संगत होगा। इसका कारण है कि धुआं और आग के बीच अनौपचारिक संबंध पाया जाता है। अगली विधि है तर्क। तो न्यायिक अनुभव द्वारा, जैसा हमने इसके ऊपर बताया कि व्याप्ति की स्थापना करता है, इसके बाद न्यायिक तर्क के द्वारा भी अपने मत की पुष्टि करते हैं ताकि किसी संशयवादी के मन में कोई संदेह न रह जाए। भारतीय दर्शन में चार्वाक दर्शन तथा पाश्चात्य दर्शन में हुम का दर्शन ये आपत्ति कर सकते हैं कि अनुभव तो केवल वर्तमान तक सीमित रहता है। अनुभव पर आधारित व्याप्ति भविष्य में कैसे ठीक मानी जा सकती है? वर्तमान समय में धुआं के साथ आग को देखकर ये नहीं कहा जा सकता कि भविष्य में भी धुआं के साथ आग होगी। न्यायिक इस प्रकार के आक्षेप का उत्तर तर्क से करते हैं। उनका कहना है कि यदि सभी धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त हैं, असत्य है, तो उसका पूर्ण विरोधी वाक्य कुछ धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं हैं अवश्य सत्य होगा। इसका कारण यह है कि दो विरोधी वाक्य एक ही साथ असत्य नहीं हो सकते। अब कुछ धूमवान पदार्थ अग्नियुक्त नहीं है तो सत्य मान लेने से धुआं का अस्तित्व अग्नि के बिना भी संभव हो जाता है। इसका अर्थ ये हुआ कि कार्य की उत्पत्ति कारण के बिना भी हो सकती है। ऐसा मानना कार्य कारण सिद्धांत का खंडन करना है। अतः इससे सिद्ध होता है कि धुआं और आग में व्याप्त संबंध पाया जाता है। और अगला विधि है समान लक्षण प्रत्यक्ष। व्याप्ति में पूर्ण निश्चयात्मकता लाने के लिए, अतः व्याप्ति में पूर्णतः निश्चितता लाने के लिए न्यायिक समान लक्षण प्रत्यक्ष का सहारा लेते हैं। समान लक्षण प्रत्यक्ष अलौकिक प्रत्यक्ष का एक भेद है। इसके द्वारा किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रत्यक्ष में उसकी जात का भी प्रत्यक्ष हो जाता है। जैसे उदाहरण से अगर समझें तो मनुष्य के प्रत्यक्ष में ही उसकी जो एक मनुष्यत्व जात होती है, ठीक है, मनुष्य देखने मात्र से हम उसकी जात का बोध हो जाता है कि ये मनुष्य है।
अर्थात हमें प्रत्यक्ष ज्ञान हो जाता है। मनुष्यत्व एवं मरणशीलता के बीच सहचर संबंध का प्रत्यक्ष हम कर सकते हैं, क्योंकि जानते हैं कि जो मनुष्य है वो एक दिन मरता है। तो सभी मनुष्य क्या हैं? मरणशील हैं। तो इस तरह कह सकते हैं कि मनुष्यत्व एवं मरणशीलता के बीच सहचर संबंध का प्रत्यक्ष कर हम कहते हैं कि सभी मनुष्य मरणशील हैं। अब हम अनुमान के प्रकार की बात करते हैं। तो न्यायिकों के अनुमान का वर्गीकरण विभिन्न दृष्टिकोण से किया गया है। जैसे प्रयोजन की दृष्टि से अनुमान के हम दो भेद किए हैं, स्वार्थानुमान और पर्थानुमान। तो अब स्वार्थानुमान की बात करते हैं। तो स्वार्थानुमान क्या है? तो जब मानव स्वयं निजी ज्ञान की प्राप्ति के लिए अनुमान करता है तब उस अनुमान को स्वार्थानुमान कहा जाता है। स्वार्थानुमान में वाक्यों के क्रमबद्ध रूप से रखने की आवश्यकता नहीं होती। पहाड़ पर धुएं को देखकर यह अनुमान किया जाता है कि वहाँ आग होगी। यह अनुमान का आधार पहले का अनुभव है, क्योंकि पहले हमने कभी देखा कि धुएं यहाँ होगा वहाँ आग होगी, तो कह रहा कि ये पहले का अनुभव है। जब भी हमने धुआं को देखा होगा तब हमें उसमें अग्नियुक्त पाया है। तो इसलिए धुआं और आग के बीच आवश्यक संबंध हमारे मन में स्थापित हो गया है। इसी संबंध के आधार पर धुआं को देखकर तुरंत ही आग का अनुमान लग जाता है। दूसरा है परार्थ अनुमान, यानी कि परार्थानुमान दूसरे के निमित्त किया जाता है। जब हम दूसरे की शंका को दूर करने के लिए अनुमान का सहारा लेते हैं तो उस अनुमान को पर्थानुमान कहा जाता है। पर्थानुमान के लिए 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है, इसलिए इस अनुमान को पंचावयव अनुमान कहा जाता है। इस अनुमान के 5 अंग इस प्रकार से है। जैसे पहाड़ में आग है, ये प्रतिज्ञा हो गई, क्योंकि वहाँ धुआं है, ये हेत हो गया। और जहाँ जहाँ धुआं रहता वहाँ वहाँ आग रहती है, रसोई घर जैसे, ये हो गया उदाहरण। अब है पहाड़ में धुआं है, ये हो गया उपनय, इसलिए पहाड़ में आग है, ये हो गया निगमन। तो परार्थानुमान और स्वार्थानुमान में अंतर यह है कि स्वार्थानुमान में 3 वाक्यों की आवश्यकता होती है, परंतु पर्थानुमान में 5 वाक्यों की आवश्यकता होती है। स्वार्थानुमान पहले आता है, परमार्थानुमान बाद में आता है। परमार्थानुमान का आधार स्वार्थानुमान ही है। यह स्वार्थानुमान की विधिवत अभिव्यक्ति है। न्याय दर्शन में पर्थानुमान अधिक प्रसिद्ध है। गौतम मुनि के तर्कशास्त्र का ये अनमोल एक अंग माना गया है। प्राचीन न्याय के अनुसार अनुमान के 3 प्रकार माने गए हैं, पूर्वत, शेषवत और समांतोदृष्ट। तो पूर्वत अनुमान क्या है? पूर्वत अनुमान उस अनुमान को कहा जाता है जिसमें ज्ञात कारण के आधार पर अज्ञात कारक का अनुमान किया जाता है। जैसे आकाश में बादल को देख करके हम वर्षा का अनुमान कर सकते हैं, तथा वर्षा का न होना देख करके भविष्य में फसल के नष्ट होने का अनुमान लगा सकते हैं। इसे कहते हैं पूर्वत अनुमान। दूसरा है शेषवत अनुमान। यह वह अनुमान है जिसमें ज्ञात कारक के आधार पर अज्ञात कारण का अनुमान किया जाता है। जैसे प्रातःकाल चारों ओर पानी जमा देख करके रात में वर्षा के हो चुकने का हमें अनुमान लग जाता है या लगा है कि पानी रात में वर्षा होगा, तो इसे हम शेषवत अनुमान कहते हैं। जैसे एक उदाहरण और समझिए, जैसे मलेरिया बीमारी को देख करके यूनिफिल मच्छर के रहने का अनुमान शेषवत अनुमान कहलाता है। यदि किसी को मलेरिया बुखार हो जाए तो स्वाभाविक है मच्छर का अनुमान लगेगा कि मच्छर होगा, काटा होगा, तभी मलेरिया बुखार हुआ है, तो ये शेषवत अनुमान कहलाता है। उसी तरह से किसी विद्यार्थी का परीक्षा में प्रथम श्रेणी से पास होने का कारण है यदि हम ये अनुमान करें कि वो अवश्य परिश्रमी रहा होगा, तो शेषवत अनुमान कहा जाएगा। इस प्रकार शेषवत अनुमान में कारक को देखकर कारण का अनुमान किया जाता है। और अगला है समांतोदृष्ट, अर्थात समांतोदृष्ट यह अनुमान उपरोक्त प्रकार के अनुमान से भिन्न है। यह 2 वस्तुओं के साथ साथ देखें तब एक को देखकर दूसरे का अनुमान करना समांतोदृष्ट है। हम लोगों ने देखा है कि बगुले का रंग सफ़ेद पाया जाता है। जो ही हम सुनते हैं कि अमुक पक्षी बगुला है, त्यों ही हमें अनुमान
करते हैं कि वो सफ़ेद रंग का होगा। यदि दो व्यक्ति राम मोहन को निरंतर एक साथ देखा जाता है या देखा गया है तो राम को देख कर के ही मोहन के बारे में अनुमान करना समयंतो दृष्ट है। नव्य न्यायिकों के अनुसार अनुमान के 3 भेद हैं। कौन कौन? केवलान्वयी, केवल व्यतिरेकी और अन्वय व्यतिरेकी अनुमान। तो केवलान्वयी जब व्यक्ति की स्थापना भावात्मक उदाहरणों से होती है तब उस अनुमान को केवलान्वयी कहते हैं। अन्वय का अर्थ है सहचर, एक के उपस्थित रहने पर दूसरे का उपस्थित रहना अन्वय कहलाता है। सभी जानने वाले पदार्थ नामधारी हैं। घट एक जानने वाला पदार्थ है, इसलिए घट नामधारी है। ये क्या है? ये सब आपके केवल व्यतिरेकी अनुमान की बात करते हैं। जिस अनुमान में व्याप्ति की स्थापना निषेधात्मक उदाहरणों के द्वारा संभव उसे अनुमान को केवल व्यतिरेकी कहा जाता है। जैसे सभी आत्मा रहित वस्तुएं चेतन रहित हैं। आत्मा रहित वस्तुएं चेतन रहित हैं। सभी जीव चेतन हैं, इसलिए सभी जीवों में आत्मा है। अब अगला है अन्वय व्यतिरेकी। तो जिस अनुमान में व्याप्त की स्थापना अन्वय और व्यतिरेक दोनों विधियों से हो उस अनुमान को अन्वय व्यतिरेकी कहते हैं। जैसे सभी धूमवान वस्तुएं अग्नियुक्त हैं। पहाड़ धूमवान है अर्थात पहाड़ में अग्नि है। दूसरा उदाहरण देखते हैं। सभी अग्निरहित पदार्थ धूमहीन है अर्थात पहाड़ धूमयुक्त है अर्थात पहाड़ अग्नियुक्त है। अब यहाँ कुछ अनुमान के दोष भी बताए गए हैं न्यायिक दर्शन में, तो हम उनके दोष की भी चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन दोष है या जिनको हेत्वाभास भी कहा जाता है। तो साधारणतः हेत्वाभास का अर्थ है हेतु का आभास। अनुमान हेतु पर ही निर्भर करता है। हेतु में कुछ दोष हो तो अनुमान दूषित हो जाएगा। अनुमान साधारणतः गलती हेतु के द्वारा ही होती है, इसलिए अनुमान के दोष को हेत्वाभास भी कहा जाता है। भारतीय अनुमान में जो भी दोष होते हैं वो वास्तविक होते हैं। पश्चात अनुमान के आकारिक दोष जैसे अव्याप्त मध्यवर्ती पद है, अनुचित बृहद पद, अनुचित लघु पद है आदि वहाँ नहीं होते। इसका कारण यह है कि भारतीय तर्कशास्त्र में अनुमान का आकारिक तथा वास्तविक भेद नहीं स्वीकार किया गया है। अतः हेत्वाभास अनुमान के वास्तविक दोष हैं। न्याय तर्क शास्त्र में 5 प्रकार के हेत्वाभास माने गए हैं। अब हम उनकी अलग अलग विचार करते हैं। पहला है सभ्य विचार, दूसरा विरोध, तीसरा सत प्रतिपक्ष, चौथा असिद्ध, पांचवा बधित, इस तरह है। तो अलग अलग इनकी चर्चा करते हैं। जैसे पहला है सभ्य विचार। तो अनुमान को सही होने के लिए आवश्यक है कि हेतु का साध्य के साथ एकांतिक संबंध हो। सभ्य विचार का दोष तब उत्पन्न होता है जब हेतु का संबंध कभी साध्य से रहता हो और कभी साध्य से भिन्न किसी अन्य वस्तु पर रहता हो। ये सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं। समझ रहे हैं? सभी जनेऊ पहनने वाले ब्राह्मण हैं, अर्थात योगदत्त जनेऊ पहनता है, इसलिए योगदत्त एक ब्राह्मण है। तो सभ्य विचार का दोष 3 प्रकार का होता है, साधारण, असाधारण, अनुपंसहारी। तो साधारण विचार में हेतु अभिव्याप्त होता है, जैसे सभी ज्ञात पदार्थ अग्नियुक्त हैं। पहाड़ ज्ञात पदार्थ है, इसलिए पहाड़ अग्नियुक्त है। असाधारण विचार में हेतु अव्याप्त होता है, जैसे शब्द नित्य हैं क्योंकि ये सुनाई पड़ता है। अनुपंसहारी व्यभिचार तब होता है जबकि हेतु का दृष्टांत न तो भाव मिले और न अभाव मिले। जैसे सभी पदार्थ अनित्य हैं क्योंकि वे ज्ञेय हैं। चूँकि ऐसा अनुमान से कोई उपसंहार नहीं निकाला जा सकता, इसलिए इस दोष को अनुपंसहारी कहते हैं। अगला है विरुद्ध। तो जब हेतु साध्य को नहीं सिद्ध करके उसके विरोधी को सिद्ध कर देता है तब विरुद्ध हेत्वाभास का उदय होता है। जैसे हवा भारी है क्योंकि वह खाली है,
तीसरा है सत प्रतिपक्ष है। तो अब हम सत प्रतिपक्ष की बात करते हैं। तो जब एक हेतु के विरोधी के रूप में दूसरा हेतु उपस्थित रहता है, जिसके फलस्वरूप पहले हेतु द्वारा सिद्ध वाक्य का खंडन हो जाता है, तब उस हेताभ्यास को सत प्रतिपक्ष हेताभ्यास कहा जाता है। पहले हेतु का उदाहरण है शब्द नित्य है, क्योंकि यह सब जगह सुना जाता है। दूसरा हेतु का उदाहरण है शब्द अनित्य है, क्योंकि ये घड़े की तरह कार है। अब इस तरह अगले हेतुअभ्यास की बात करते हैं। तो असिद्ध हेतुअभ्यास क्या है? तो हेतु का प्रयोग साध्य को सिद्ध करने के लिए होता है, परंतु अगर ऐसा साध्य हो कि हेतु स्वयं असिद्ध हो, तो उसे हेतुअभ्यास को असिद्ध कहा जाता है। छाया द्रव्य है, क्योंकि वो गतिशील है। अगला हेतुअभ्यास है बधित, अर्थात जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य को दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप में खंडन हो जाए। जब हेतु के द्वारा सिद्ध साध्य को दूसरे प्रमाण से निश्चित रूप से खंडन हो जाए, तो उसे बधित हेतुअभ्यास कहा जाता है। बधित का शब्द आर्थिक है खंडित हो जाना, अर्थात आग ठंडी है क्योंकि वे द्रव्य है। यह द्रव्य के आधार पर आग का ठंडा होना प्रमाणित किया जाता है। स्पर्श ज्ञान के द्वारा ये खंडन हो जाता है। स्पर्श ज्ञान उसका उल्टा सिद्ध करता है कि आग में गर्मी है। बधित हेतुअभ्यास का निगमन अनुभव द्वारा खंडित हो जाता है। बधित और विरुद्ध में अंतर क्या है? तो बधित में निगमन का खंडन अनुभव से होता है, परंतु विरुद्ध में हेतु साध्य को सिद्ध करने की बजाय साध्य के विरोधी को सिद्ध करता है। बधित और सत प्रच्छा में अंतर क्या है? तो सत प्रतिपक्ष दोष में एक अनुमान का खंडन दूसरे अनुमान के द्वारा होता है, और बधित दोष में निगमन का खंडन अनुभव से होता है। तो इस तरह से हम आज न्याय दर्शन के दूसरा प्रमाण अनुमान के बारे में विस्तार में चर्चा की। अब अगले वीडियो में अगला प्रमाण शब्द